हिंदी साहित्य दीप मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। सेट नेट एग्ज़ाम 2025 कुछ ही महीनों में आपके सामने विज्ञापन आएगा और फिलहाल एमपीएससी की जो डेट है, एग्ज़ाम की डेट है, अभी सामने नहीं आई है, लेकिन ज़रूर आएगी। एमपीएससी विज्ञापन 114, 115 सहायक प्राध्यापक अधिवक्ता विषय हिंदी के लिए एक मार्गदर्शन कोर्स उपलब्ध है। आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं। उस मार्गदर्शन कोर्स के अंतर्गत जो है आपको क्या क्या दिया जाएगा, संपूर्ण पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, सभी घटकों के रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे, 10 इकाइयाँ यानी कि सेटनेट के लिए 10 इकाइयों का विश्लेषण किया जाएगा या लाइव लेक्चर लिए जाएंगे और एमपीसी के लिए 11 इकाइयों का विश्लेषण तथा लाइव लेक्चर लिए जाएंगे। परीक्षा उन्मुख प्रश्न विश्लेषण होगा। 10 टेस्ट सीरीज आपको दिए जाएंगे, यानी कि सेटनेट के लिए 10 टेस्ट सीरीज और एमपीसी के लिए 11 टेस्ट सीरीज के आधार पर हर टेस्ट सीरीज में आपको 100 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी कि आप 1100 प्रश्नों से परिचित हो जाओगे। प्रत्येक इतवार को यानी कि रविवार को विशेष संवादात्मक मार्गदर्शन लिया जाएगा। एमपीसी के लिए फीस होगी 4000 रुपये और सेटनेट के लिए फीस होगी 3000 रुपये। 3000 रुपये में पेपर क्रमांक 1 और पेपर क्रमांक 2 इस प्रकार से उसका विश्लेषण किया जाएगा। वैधता होगी परीक्षा होने तक। आपके मन में यही सवाल आया होगा कि सर ने तो शुरुआत में ही आप मार्गदर्शन कोर्स के बारे में जानकारी दी है, लेकिन सर हम आपका कोर्स कैसे लें? इसके लिए मैं इसका विश्लेषण आपको नीचे दिखा रहा हूं कि मैत्रेयन गुप्त साकेत नवम सर्ग उर्मिला की वेदना से आत्मबोध तक की यात्रा। देखो, मैं इस सर्ग के बारे में बहुत जानकारी, मुख्य विचार, मुख्य संवेदना ना, कथानक, पात्रों की विशेषता, कथानक की विशेषताओं को लेकर मैं अलग अलग पॉइंट को लेकर आपके सामने विश्लेषण रख रहा हूं। मुख्य विचार, उर्मिला सिर्फ लक्ष्मण की पत्नी नहीं बल्कि स्वतंत्र चिंतन की नायिका है। चरित्र का विकास, प्रारंभ मुख पीड़ा और शोक में डूबी हुई नायिका, मध्यस्थान स्मृतियों के अभिशाप, मनोद्वंद्व और प्रश्न करना आदि, अंततः आत्मबोध, आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति। हम आएंगे मुख्य विषय की ओर। साकेत मैत्रेयन गुप्त का लिखित एक महाकाव्य है। देखो, साकेत जो है मैत्रेयन गुप्त का एक लिखित महाकाव्य है। साकेत उस क्षेत्र का नाम है जिसको लेकर लेखक ने लिखा है। लेकिन सबके मन में यही प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि नवम सर्ग के अंतर्गत साकेत जो है उर्मिला के बारे में लिखा हुआ है, ये महाकाव्य है, लेकिन लेखक ने उर्मिला का क्यों नहीं उस महाकाव्य को नाम दिया, शीर्षक दिया? यही कारण है कि नारी जो है, जो छुपी हुई थी, उसको बाहर निकालने का कार्य तो मैत्रेयन गुप्त जी ने किया, उसकी वेदनाओं पर प्रकाश डालने का कार्य तो मैत्रेयन गुप्त जी ने किया, लेकिन नाम से वंचित रखा। देखेंगे जो वाल्मीकि रामायण की कथा पर आधारित है, किंतु इसमें गुप्त जी ने पारंपरिक कथा को एक नए दृष्टिकोण और आधुनिक मानवीय संवेदना से देखा है और प्रस्तुत किया है। यह महाकाव्य मुख्यतः उर्मिला के जीवन और उसकी उचित वेदना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। अब इसमें नवम सर्ग का महत्व क्या है? साकेत का नवम सर्ग अध्याय 9 इस पूरे महाकाव्य का सर्वाधिक चर्चित, मार्मिक और क्रांतिकारी सर्ग माना जाता है। इसे लक्ष्मण वन गमन प्रसंग या उर्मिला का विरह वर्णन भी कहा जाता है। इस सर्ग की केंद्रीय पात्र उर्मिला है। ऐतिहासिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या होगी? इतिहास के साथ उसका कुछ संबंध होगा, साहित्य का के साथ उसका कोई संबंध होगा। गुप्त जी ने रामायण के उस पहलू पर प्रकाश डाला है जिसे पारंपरिक कथानक में अक्सर अनदेखा किया गया है। जब लक्ष्मण, सीता और राम के साथ जाने को जाते हैं तो उनकी पत्नी उर्मिला 14 वर्ष तक अयोध्या में अकेली रह जाती है। इस गुप्त जी ने
इसे गुप्त जी ने इसी उपेक्षित विरह को नम सर्ग का विषय बनाया है। एमपीएससी करने वाले सभी छात्रों को तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको सिर्फ एक जगह के बारे में सोचना है। कितनी जगह है, इससे बेहतर है कि मेरे लिए एक जगह कितनी आवश्यक है। आप एकाग्रता, रचना और हर दिन हर दिन जो नोट्स दिए गए हैं उसको ध्यान से पढ़ना है। टेस्ट सीरीज जो है मैंने ऑल एग्जाम कटा ऐप के द्वारा आपके सामने रखी है, उसको भी टाइम को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को भी आपको छोड़ना है। आपको समझ में आ जाएगा कि आप तक कितने पानी में है, आपको कितनी तैयारी करने की जरूरत है। मुख्य विषय की ओर आते हैं। स्त्री वेदना का महाकाव्यिक चित्रण। साकेत नौ सर्ग मूल रूप से एक नारी की आंतरिक पीड़ा का महाकाव्य है। गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र के माध्यम से यह दर्शाया है कि राम वनवास के पीछे सिर्फ राम, सीता और लक्ष्मण का त्याग नहीं था, बल्कि उर्मिला का अथक और मौन त्याग भी छिपा हुआ था, जिसे इतिहास ने लगभग भुला ही दिया। यह सर्ग उसी भुलाई गई वेदना को साहित्य के केंद्र में लाता है। याद रखना, जो भुलाई गई वेदना है किसकी? उर्मिला की। कई लोगों को पता नहीं है रामायण के अंतर्गत उर्मिला कौन थी। सच में वह लक्ष्मण की पत्नी वह कितने लोगों के सामने आ चुकी है, इसके बारे में कहीं पर उल्लेख आपको नहीं दिखाई देता है। मनोवैज्ञानिक गहराई। इस सर्ग में उर्मिला की विरह वेदना को केवल भावुकतापूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि अंतर्दृष्टि के साथ चित्रित किया गया है। कवि ने उर्मिला की मानसिक द्वंद्व, यानी कि मन पर होने वाले हर प्रकार के द्वंद्व, एकाकी एकाकीपन, हताश और फिर उससे उभर कर आत्मीय शक्ति में बदलने की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया है। आधुनिकता की पोट। गुप्त जी ने एक प्राचीन चरित्र के आधुनिक नारी की चेतना का संसार संचार किया है संसार में संचार किया है। उर्मिला यहाँ शोक में डूबी एक सामान्य नारी मात्र नहीं है। वह प्रश्न करती है, अपने नियति पर विचार करती है और अंततः अपनी पीड़ा को एक उच्च स्तर के उद्देश्य में बदल देती है। यह दृष्टि पारंपरिक रामायण कथानक से हटकर एक आधुनिक व्याख्या बन जाती है। खड़ी बोली का सौंदर्य। इस सर्ग में खड़ी बोली हिंदी की अभिव्यक्ति क्षमता को एक नया शिखर दिया है। गुप्त जी ने सरल खड़ी बोली में ही इतने गहन और दार्शनिक भावों को अभिव्यक्त किया है कि वह सर्ग हिंदी साहित्य की अमर निधि बन गया है। साकेत नौ सर्ग का कथानक क्या का यह सर्ग पूरी तरह से उर्मिला की मानसिक यात्रा को दर्शाता है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि एक नारी के मन के भीतर चलने वाली भावात्मक और दार्शनिक उथल पुथल का लेखा जोखा है। इस यात्रा को निम्नलिखित चरणों से समझा जा सकता है। चरण एक, शून्यता का आघात और प्रारंभिक विरह। सर्ग का आरंभ। सर्ग की शुरुआत उस उदास और शून्य वातावरण से हो जाती है जो लक्ष्मण के वन गमन के बाद उर्मिला के महल महल में छा गया है। मुख्य पीड़ा। उर्मिला स्वयं को एक ऐसी सुनसान महल की कैद में पाती है जहां हर चीज उन्हें लक्ष्मण की याद दिलाती है। हर बिस्तर, हर बैठक, हर बगीचा, सब कुछ अब उन्हें छूटता है। प्रकृति का विरह। उर्मिला प्रकृति के माध्यम से अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त 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 करती है। चांदनी रातें, फूलों की सुगंध, कोयल की कूकू, सब कुछ जो कुछ सुखद होना चाहिए था वह अब उन्हीं उनके लिए व्यथा का कारण बन गया है। उदाहरण, वह चांद को देखकर कहती है कि यह चांद उसी तरह शीतल और सुंदर है जैसे वह पहले था, किंतु अब उसके लिए इसकी चांदनी में कोई अंतर नहीं रहा। यानी कि चांद और चांदनी का दोनों का संगम जो है, प्यार जो है, उसको उदाहरण तौर पर देखा गया है। चरण दूसरा, स्मृतियों का अभिशाप और मनोदशा। बीते हुए समय का सताना। उर्मिला का मन अतीत के सुख
सुखद स्मरणों में खो जाता है। वे लक्ष्मण के साथ बिताए हर पल, उसकी बातचीत, उसके हंसी मजाक को याद करके और अधिक व्यथित होती है। मानसिक संघर्ष। यह उर्मिला का चरित्र एक सामान्य विरहिणी नारी से आगे बढ़कर एक चिंतनशील मन का प्रतीक बन जाता है। यह अपनी स्थिति पर प्रश्न करने लगती है, क्या पत्नी का धर्म केवल इंतजार करना और विरह सहना ही है? सॉरी, क्या उनके जीवन का कोई स्वतंत्र उद्देश्य नहीं है? क्या यही है प्रेम? यह प्रश्न सर्ग का केंद्रीय प्रश्न बन जाता है और इसी वे इसी को लेकर प्रेम की इस परिभाषा से जूझती है, जो केवल बलिदान और वेदना मांगती है। कथानक की विशेषता है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। कथानक बाहरी घटनाओं के बजाय आंतरिक मानसिक संघर्ष पर केंद्रित है। इनके बाहरी तो उतना है ही, लेकिन मानसिक आंतरिक आंतरिक यानी कि मन के अंदर के संघर्ष को भी वह केंद्रित करती है। दार्शनिक गहराई। यह केवल एक विरह काव्य नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, कर्तव्य और आत्म पहचान का एक दार्शनिक विमर्श है। नारी चेतना का उद्घोष। इस सर्ग में हिंदी साहित्य में नारी की मुख पीड़ा को एक वाणी प्रदान की और उस एक सक्रिय और विचारशील नारी के रूप में स्थापित किया। निष्कर्ष। नव सर्ग का कथानक उर्मिला की पीड़ा पीड़ा से शक्ति तक की यात्रा है। एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत दुख को एक उच्चतर उद्देश्य के लिए ऊर्जा में बदला जा सकता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, साथ में आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इकाइयाँ एमपीसी की इकाइयाँ 5 हो चुकी है, 6वीं इकाई चल रही है। मैं हर इकाई का गहराई से विश्लेषण कर रहा हूँ। समय आपके लिए बहुत मूल्यवान है, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। इसीलिए मैं सेट नेट और एमपीसी करने वाले सभी विद्वजों को फिर से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके डाउट, आपके प्रश्न आप मुझे यूट्यूब चैनल के साथ कमेंट्स में दे सकते हैं। इस पर आधारित मैंने एक ही प्रश्न दिया है। ऐसे मैं हर विश्लेषण के बाद 15 या 20 प्रश्न हर दिन लाइव लेक्चर में विश्लेषण करता हूं। आप मुझसे जरूर जुड़ सकते हैं। नव सर्ग में उर्मिला की आंतरिक यात्रा का सही क्रमानुक्रम अनुक्रम क्या है? इनका अनुक्रम किससे क्या कैसे जुड़ा हुआ है? जैसे जैसे मैं कहूं, पहला होगा पहला होगा शून्य का आघात, प्रारंभिक विरह, 1 नंबर पर आएगा। दूसरा होगा है ना 4, मनोदशा। दूसरा क्या होगा? 2 नंबर। चौथा नंबर का दूसरा होगा 2, है ना, चौथा। उसके बाद होगा है ना 3, उसके बाद होगा 3 तीसरा, और नंबर 1 जो होगा वह चौथा होगा। इस प्रकार ऑप्शन क्रमांक सी, ऑप्शन क्रमांक 2 3 1 4 1 4 2 3 1 2 4 3 1, ऑप्शन क्रमांक सी यह उत्तर सही है। अब उत्तर का स्पष्टीकरण भी आपके सामने आ रहा है। इसका अर्थ है कि आप दोनों तरह से रिवीजन कर रहे हैं, है ना। शून्य का आघात, प्रारंभिक विरह की उदासी, नंबर 2 एक आ गया। मनोदशा, स्मृतियों से पीड़ा, क्या यही प्रेम का प्रश्न? कर्तव्य बंधन, पत्नी बहु सास ससुर के प्रति धर्म का बोध, मौन तपस्या, आत्मबोध, आध्यात्मिक रूपांतरण और आत्मीय विजय। यह चित्र जो है, यह चित्र मैंने एक उदाहरण स्वरूप में एक ही प्रश्न यहाँ पर दिया है। यह चित्र जो है सिर्फ एक उर्मिला का ही नहीं है। ऐसी भारत देश की कई स्त्रियां हैं जो अलग अलग विरह से जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। आपको समय कभी मिला तो उतनी दूर मत बयाना बाबा, निर्मला पुतुल की कविता जरूर पढ़ना, जो आदिवासी स्त्री, लड़की, बेटी अपने पिता से गुहार कर रही है, कि बोल रही है कि मुझे उतनी दूर मत बहाना जहां आप मुझसे मिलने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़ी तुम्हें। उस देश में मत बहाना जहां इंसान से ज्यादा ईश्वर बसते हो। याद रखिएगा। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट होगा तो इस यूट्यूब चैनल को के द्वारा आप जुड़ सकते हैं तथा इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार।